नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। इसका नाम है शुभेंदु मुखर्जी। और जैसा कि आप जानते हैं 20 अगस्त का एक पब्लिक नोटिस आया था जिसके अंदर ये बताया गया है कि भाई यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हो सकते हैं। डेट भी आपको पता है 15 सितंबर है। ठीक है, अब ये एग्जाम होगा नहीं होगा वो बात की बात है, और इसमें क्या हम कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी हमारी रहेगी 20 डेज की, और हम कैसे इस स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं, उस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आपको देखना है तो मैं आई बटन पे लगा रहा हूं, आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने स्ट्रेटजी बताई है, और ये जो आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में है कि भाई सितंबर अटेम्प्ट है नहीं है, देना है नहीं देना है, वो सब मैंने डिस्कस किया है। उसको आप जाके जरूर देखें। तो एग्जाम होगा नहीं होगा, लेकिन हमें प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेगी, हमें एक्यूप होना जरूरी है। भले ही आप एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हो, भले ही आप अपना फुल प्रूफ अटेम्प्ट देने जा रहे हो, तो एक स्ट्रैटेजी हमारे पास होनी चाहिए। और इसलिए गाइस हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, बिल्कुल इसका नाम है यूजीसी नेट मिशन 2020। और ये आपको सितंबर अटेम्प्ट के लिए तो बेनिफिशियल रहेगा ही रहेगा, लेकिन दिसंबर अटेम्प्ट के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। इसके अंदर हम लोग रोज डेली एमसीक्यूज करेंगे फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 एज वेल। पेपर 2 में ज्योग्राफी कवर मैं करूंगा, और पेपर 1 के लिए एक नई फैकल्टी में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। प्रियंका मैम आपको पेपर 1 कराएगी, जिसके अंदर वो थियोरेटिकल टॉपिक्स जैसे आईसीटी हो गया या पीपल एनवायरमेंट हो गया, पीपल एनवायरमेंट मैं देखूंगा, और इस तरह के कुछ टॉपिक जो है थियोरेटिकल वो हम कवर करने वाले हैं। और इसका आपको 10 एमसीक्यूज का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अब इंटेंट ये दोस्तों कि मैं अगर 50-50 एमसीक्यू कराऊंगा तो वो बहुत ज्यादा ड्यूरेशन हो जाता है। इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप मुझे 1-2 घंटा दे दें। तो मेरा इंटेंट ये है कि भाई कम समय के अंदर आपको ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाए और वो इफेक्टिवली आपको याद भी रहे। तो 10 एमसीक्यू जो होता है वो एक आइडियल है। इसमें आपको ज्यादा टाइम भी नहीं निकल करना है। 5 से 6 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट की वीडियो के अंदर हम लोग ये 10 एमसीक्यूज करेंगे। उसका मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा ताकि आपको चीजें याद रहे, और ऐसे हम चलते रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए करेंगे। तो ये हमारा इंटेंट है, क्योंकि टाइम कम है इसलिए हम लोग इस तरह से इसको कर रहे हैं, एक नई स्ट्रेटेजी के साथ। हर रोज 10 एमसीक्यूज मिलेंगे और उसका आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, और इट विल कवर पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2। पेपर 2 मैं देखूंगा, और पेपर 1 के लिए नई फैकल्टी प्रियंका मैम आपको पढ़ाएंगी। ऑलराइट, आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में बता देता हूं। मेरा नाम शुभेंदु मुखर्जी है, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूं। फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था मैं अनअकैडमी पर और केबीईडीयू पर। मोर देन 2 इयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट भी हूं। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इन सब हैंडल्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और गाइस ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, और अब इस टेलीग्राम चैनल के अंदर जो भी हम ये एमसीक्यूज कर रहे हैं उन सब के पीडीएफ आपको मिलेंगे। तो ये शुभेंदु नेट ज्योग्राफी आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे जाकर, और ये चैनल टीवी पे आप इसे जो है ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर पेपर 1 नाम इसका ज्योग्राफी है, लेकिन यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही पीडीएफ मिलेंगे जो भी हम एमसीक्यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा एक इंटरेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप है, इससे अगर आप जुड़ना चाहते हैं, जो ज्योग्राफी के एस्पिरेंट्स हैं वो उससे जरूर जुड़े। और यहाँ पे हम लोग डेली डिस्कशन टास्क करते हैं। मैं आपको एक टास्क देता हूं, अभी आप देखेंगे टास्क कैसे होता है, और इसमें जुड़ने के लिए आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करेंगे। ऑलराइट, तो ये हमारे एलिमेंट्स रहते हैं। इसके अंदर एक नया एलिमेंट मैंने ऐड किया है। आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं आ रहा समझ में, जो आपको लगता है कि ये डिस्कस करना जरूरी है, तो आप मुझे जरूर मैसेज कर सकते हैं। रिक्वेस्टेड क्वेश्चन भी हम इसके अंदर लेने वाले हैं बहुत जल्दी। तो एक बार मैंने लिया था, उसके बाद किसी के क्वेश्चन नहीं आए, तो जो भी आपके क्वेश्चन हैं जो वर्थ लगते हैं मुझे समझाने लायक, तो मैं उसको जरूर वीडियो के अंदर बताऊंगा। और वीडियो के एंड में मिलता है आपको क्वेश्चन ऑफ द डे, तो इसको स्किप ना करें, बिल्कुल वीडियो एंड तक देखें। ऑलराइट, तो ये होता है हमारा इंटरैक्टिव टेलीग्राम ग्रुप। और यहां पे मैं आपको एक रिडल देता हूं, पिक्चर होती है, क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होते हैं। तो आज जो था ये क्वेश्चन था, ये बेसिकली काराकोरम हाईवे का एक पिक है। उसमें बताया गया है कि भी काराकोरम हाईवे जो है वो कहां से पास हो रहा है। 4 इसके ऑप्शन है। ए है एक्साई चीन, बी है लद्दाख, सी है गिलगित बाल्टिस्तान, और डी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC। तो इससे बेसिकली क्या हो रहा है कि विजुअल मेमोरी बूस्टअप हो रही है, और आप इसको देखते हुए चीजें याद कर पा रहे हैं। किसी डेटा को, किसी फैक्ट को किसी इमेज से अगर जब आप जोड़ देते हैं तो आपको जल्दी याद होता है, वो आपके दिमाग में ज्यादा देर तक स्टोर भी रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी। इसका आंसर होगा, क्योंकि अक्साई चीन नहीं है, लद्दाख भी नहीं है, LAC भी नहीं है, ये बेसिकली गिलगित बाल्टिस्तान पर है। तो यहां पे मैं आपको बताता हूं, ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं ये बेसिकली चाइना और पाकिस्तान के बीच के अंदर है। जो आप यहां पे देखो, ये चाइना है, ये पाकिस्तान है, जो इंडिया के इस तरह से यहां पे जो पीओके वाला इलाका है, जो गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका है, यहां से होते हुए जा रहा है। तो चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप हाईवे भी कहा जाता है इसको। इसकी जो लेंथ है वो 1300 किलोमीटर है, और ये बेसिकली एक्सटेंड कर रहा है हसन अब्दल इन पंजाब प्रोविंस। ये जो पंजाब प्रोविंस है पाकिस्तान की, यहां से स्टार्ट होता है, और ये स्टेट बिल्कुल हमारे पीओके से पास होता हुआ, पीओके के अंदर ये जो है खंजरब पास जो है, या खुंजरेब पास जिसको हम बोलते हैं, ये इसका हाईएस्ट पास है। यहां से पास होता हुआ गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर है, यहां से पास होता हुआ ये चाइना के अंदर जाता है। चाइना के अंदर ये बेसिकली शिनजियांग प्रोविंस है, और इसका जो वीगर ऑटोनोमस रीजन है वहां इसको कनेक्ट करता है। तो बेसिकली क्या है, कहां से जा रहा है, ये पाकिस्तान से स्टार्ट हो रहा है, पाकिस्तान से स्टार्ट होता हुआ ये जा रहा है हमारे पीओके के अंदर। पीओके के अंदर गिलगित है, फिर यहां से ये केपीके में होता हुआ और ये शिनजियांग प्रोविंस में जा रहा है। तो ये शिनजियांग प्रोविंस आप देख सकते हैं यहां पर है। तो ये बेसिकली यहां से चल रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये 3 मैप मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये पंजाब प्रोविंस से स्टार्ट होता हुआ चला, ठीक है, ये केपीके से हुआ, फिर ये एंटर हुआ गिलगित बाल्टिस्तान में, और यहाँ पे आके शिनजियांग प्रोविंस में मिल रहा है। इस तरह से जो है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका केपीके हो गया, ये इसका पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस हो गया, ये इंडिया का गिलगित बाल्टिस्तान हो गया, और ये इसका शिनजियांग प्रोविंस हो गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, सो किन किन लोगों ने सही जवाब दिए, जो लोग भी सही जवाब देते हैं उनको मैं फीचर करता हूं। तो सब लोगों ने सही जवाब दिए, मैं वेरी सरप्राइज्ड हूं।
आप लोग इसका आंसर जानते थे, विच इज वेरी गुड। मोइन खान ने सही दिया है, आलिया ने सही दिया है, रजनी शर्मा ने सही दिया है, मोहम्मद फैजल ने सही दिया है, पिंटू डे ने, मनीषा रामोला ने, आकाश शेवाने ने, सूरज गुप्ता ने सही दिया है। इन्होंने कहा भी है कि सर आप 15 सितंबर तक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करा दीजिए, तो बिल्कुल हम करा रहे हैं। हर रोज आपको 10 एमसीक्यूज मिलेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा, कम समय के अंदर आपको ज्यादा डेटा मिलने वाला है, तो आपको मजा आने वाला है। सचिन ने भी सही दिया है, शबनम मेहता, अलका ने, अर्पिता चक्रवर्ती ने, तन्मय ने, मिनी रस्तोगी ने, ज्योति चक्रवर्ती ने, श्वेता ने, शुभजीत ने, नीवा कुमारी ने, सुरीति शर्मा ने और मेघा जिन ने। अभी भी एक रो खाली है, अभी काफी सारे रिस्पॉन्सेज आने बाकी हैं, पर हमें वीडियो रिकॉर्ड करना था तो हमने कर लिया है। ऑलराइट, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। 10 एमसीक्यूज हम करने वाले हैं। फॉर्मेट क्या रहेगा, टाइमर चलेगा 20 सेकंड का। आप 20 सेकंड की आप आदत डाल लीजिए, क्योंकि 10 क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम, तो आपको 20 सेकंड के अंदर ही जवाब देना है। तो टाइमर चले, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में पढ़ूंगा, टाइमर स्टार्ट होगा, उसके अंदर आपको जवाब देना है, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन दूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। 10 एमसीक्यूज रोज डेली विद एक्सप्लेनेशन। लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 1, द ईस्टर्न सिंटैक्सियल बैंड ऑफ हिमालयास इज नियर। बताइए कहां पर है ईस्टर्न सिंटैक्सियल बैंड ऑफ हिमालय, जो है वो कहां पर है। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है, यहां पे टाइमर दिख रहा है, बताइए ईस्टर्न सिंटैक्सियल बैंड ऑफ हिमालय कहां पर है। कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समय होता है समाप्त दोस्तों, और इसका सही आंसर होगा डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि ये सारे जो रीजन है वो सब वेस्टर्न इलाके के अंदर है। पूछा गया है ईस्टर्न के बारे में, तो कॉमन सेंस आपको वैसे ही लगाना था। अगर आपको नहीं आता तो फिर भी आप ईस्टर्न देख के इनमें से कोई अटेम्प्ट ही ना करेंगे। डी इसका सही आंसर है। सिंटैक्सियल बैंड किसे कहा जाता है, आप जानते हैं हिमालय जो है वो एक कंटिन्यूस चेन है, पर ये कंटिन्यूस चेन जो है वो एक अब्रुप्टली साउथवर्ड भी जाती है। नॉर्मली जो इसका ओरिएंटेशन है वो हमारा नॉर्थ वेस्ट से हमारे ईस्ट की तरफ है, यानी कि इसके अलग अलग है, पहले नॉर्थ वेस्ट से, फिर साउथ ईस्ट है, उसके बाद नॉर्थ साउथ है, उसके बाद इस तरह से आपको जानते हैं ये आप देख सकते हैं ये यूं चल रही है और इस तरह से कंटिन्यूस चेन बना रही है। पर ये जो है इसके दो हमें एक एब्रुप्ट बैंड देखने को मिलते हैं, एक साउथवर्ड और एक साउथवर्ड जो वेस्टर्न पार्ट में है, और एक ईस्टवर्ड भी है जो ये साउथवर्ड बैंड हो रहा है। तो ये जो हमारे रेंज है ये चलते 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 जब एकदम से नीचे की तरफ जाती है, नीचे की तरफ बैंड होती है, तो उसको हम सिंटैक्सियल बैंड कहते हैं। तो ये दो जगह हैं, वेस्टर्न इलाके में नंगा पर्वत पर है जिसकी हाइट जो है वो 8126 मीटर है, और ईस्टर्न सिंटैक्सियल बैंड जो है वो हमारा नामचा बारवा में है। नामचा बारवा वही जोन है जहां से आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो एंटर करती है। सांगपो रिवर जो है वो यू टर्न मार के इंडिया के अंदर एंटर करती है, मेकिंग अ गॉर्ज। तो नामचा बारवा से ही इंडिया का हिमालयस का जो है वो एक ईस्टर्न सिंटैक्सियल बैंड है। उसके बाद फिर यहाँ पर इसको हम ईस्ट वेस्ट हिमालयस नॉर्थ साउथ हिमालयस बोलते हैं, जिसके अंदर अलग अलग हिल्स है, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये है वेस्टर्न सिंटैक्सियल बैंड, ये है ईस्टर्न सिंटैक्सियल बैंड। नामचा बारवा की हाइट यहाँ पे दे रखी है 7782 मीटर्स, और वेस्टर्न जो है वो नंगा पर्वत पर है, ये नामचा बारवा पे है। नाम से भी कंफ्यूज मत होना, दोनों एन से स्टार्ट होते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2, द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसीव्स एंड प्रोसेस द रिमोट सेंसिंग डेटा इन इंडिया। बताइए, ये क्वेश्चन है आपके यूनिट 8 से, यूनिट आई थिंक यस 8 या 9 से, ज्योग्राफिकल टेक्निक से। ये बताइए क्या होगा, द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसीव्स रिमोट सेंसिंग डेटा इन इंडिया। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। कुछ क्वेश्चंस आपको देखेंगे जो पहले पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको शायद दिखेंगे पहले क्वेश्चंस रिपीट होते हुए, लेकिन सारे क्वेश्चंस रिपीट नहीं है, ये बात आप ध्यान रखें। ऑलराइट, समय होता है समाप्त दोस्तों, इसका सही आंसर होगा इसका आंसर होगा डी, NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। तो बेसिकली जो भी रिमोट सेंसिंग डेटा जो कलेक्ट हो रहा है वो सेंटर पे जो है वो इकट्ठा होता है, फिर यही जो सेंटर है फिर वो इसरो को ये सारी डेटा शेयरिंग करता है। तो इसरो का एक सब पार्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे एक थोड़ा गलत लगा दिया मैंने, यस ये है NRSC। तो उसमें 2-3 चीजें और भी आपको ध्यान रखनी है, इस इमेज से काफी सारी चीजें आपको पता पड़ेंगी। पहली बात तो ये इसरो के अंदर ही आता है, ठीक है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ये हैदराबाद के अंदर है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि भाई जो NRSC है वो कौन से डिपार्टमेंट में आता है, तो वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हैदराबाद के अंदर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फुल फॉर्म आपको पता है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जिसको आप जानते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ बेसिक लावा। बताना है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ बेसिक लावा। मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया, बताइए विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ बेसिक लावा। बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समय होता है समाप्त दोस्तों, और इसका सही आंसर होगा सी, लैक ऑफ सिलिका कंटेंट। तो जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो उसमें 2 तरह के लावा हमें देखने को मिलते हैं, एक होता है एसिडिक, एक होता है बेसिक। इसकी क्वालिटीज देखते हैं। देखो जो एसिडिक और बेसिक है, यहाँ पे आपको दे रखा है इसका डिफरेंशिएशन। बेसिक लावा जो होता है उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सिलिका होता है, 50% के आसपास होता है। जो एसिडिक लावा होता है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सिलिका होता है। ठीक है, सिलिका होने की वजह से ही ये जो होता है वो हाईली विस्कस होता है, स्टिकी होता है, गाढ़ा गाढ़ा होता है, लेकिन इसमें सिलिका कम होता है इसलिए हाईली फ्लूइड होता है। ठीक है, ये फ्लूइड है इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट जो वो कम है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। बेसिक
बेसिक लावा का जो है मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। और क्योंकि ये हाईली फ्लूइड है इसलिए इसकी जो रेट है बहने की वो बहुत ज्यादा है, 20 माइल्स पर आवर है। इसकी जो रेट होगी बहने की वो स्लो है क्योंकि ये विस्कस है, गाढ़ा है। उसके बाद ये लॉन्गर डिस्टेंस तक तो जाता है क्योंकि इसकी फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए लंबे डिस्टेंस तक चला जाता है, 60 माइल्स तक ये जा सकता है और ये ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं जाता है एसिडिक लावा। उसके बाद यहां पर बेसिक लावा से बनते हैं जेंटली स्लोपिंग कोन्स, जेंटल कोन्स बनते हैं, यानी कि जो स्लोप है वो बहुत ज्यादा स्टीप नहीं होता। ऑन द अदर हैंड एसिडिक लावा जो होता है उसके जो कोन्स होते हैं वो स्टीप साइडेड होते हैं। क्यों? क्योंकि जो वो लावा मटेरियल है, जो मैग्मा जो बन के बाहर आ रहा है लावा, जो एसिडिक है वो गाढ़ा ज्यादा है, गाढ़ा होने की वजह से वो ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं जाता है, और अगर वो ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं जा रहा है तो फिर वो वहीं इकट्ठा हो रहा है, क्रेटर के आसपास इकट्ठा हो रहा है, जिसकी वजह से स्टीप कोन्स बनते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर सिलिका कंटेंट कम है इसलिए यहां पर एक्सप्लोसिव एक्टिविटी कम होती है, यानी कि क्वाइट होते हैं बेसिक लावा, और एसिडिक लावा जो होते हैं वो हाईली एक्सप्लोसिव होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे दे रखा है शॉर्टर पीरियड बिटवीन द एक्सप्लोजन, जो एक्सप्लोजन के बीच में जो पीरियड होता है वो शॉर्टर होता है, इसमें लॉन्गर पीरियड होता है। यहाँ पे कोई लेयर्स नहीं बनती है, लेकिन यहाँ पे आपको लेयर देखने को मिलेगी। बेसिक लावा जो होते हैं वो बनाते हैं आपके शील्ड वॉल्केनोस। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे धरती पर एक शील्ड जैसा जब बनता है तो वो बेसिक लावा है, आप देख के बता सकते हैं। और जो एसिडिक लावा होंगे वो कॉम्पोजिट वॉल्केनोस बनाएंगे, आपको देखेंगे स्टीप साइडेड कोनिकल शेप विद डिफरेंट लेयर्स जो होती हैं वो एसिडिक लावा की होती है, और ये लेयर जो होती है वो एशन लावा की होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है लेकिन आ सकता है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4 की बात हम करते हैं। द ड्रेनेज सिस्टम इन विच अ ट्रिब्यूटरी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मेन स्ट्रीम्स बट जॉइंस इट एट द राइट एंगल। कौन सा ड्रेनेज सिस्टम है जिसके अंदर ट्रिब्यूटरी जो है वो मेन स्ट्रीम के डायरेक्शन में है लेकिन इसको ज्वाइन करते ही राइट एंगल में बताना है? बताइए क्या होगा। टाइमर स्टार्ट मैंने कर दिया, बताइए क्या होगा, फटाफट से बताइए क्या होगा, बताइए फटाफट। वेरी इजी लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। ऑलराइट, सम ऑफ दोस्तों इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ दीस। इसका आंसर नन ऑफ दीस है। सबसे पहले हम देखते हैं ड्रेनेज टाइप कितने तरह के होते हैं। तो ड्रेनेज पैटर्न, ये पैटर्न थोड़ा सा वर्ड सही नहीं है, बेसिकली ड्रेनेज टाइप है। पैटर्न तो वो होते हैं जिसको हम कहते हैं सर्कुलर, डेंटेट्रिक, ठीक है, रेक्टेंगुलर, ठीक है, वो सारे पैटर्न होते हैं। तो नॉर्मली ड्रेनेज टाइप जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज, एक होता है कॉनकॉर्डेंट ड्रेनेज। डिस्कॉर्डेंट यानी कि कहीं से डिसअप्रूवल मिल रहा है, यानी कि वो ड्रेनेज पैटर्न जो नॉर्मली रिलीफ को फ्लो नहीं करते, यानी कि रिलीफ को फॉलो नहीं करते। मान लीजिए रिलीफ जो है उसका स्लोप जो है वो ईस्ट वेस्ट है, तो अगर वहां से कोई रिवर जो है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में बह रही है तो वो डिस्कॉर्डेंट है, यानी कि वो जनरल स्लोप जो है उसको फॉलो नहीं कर रही है जो ऑलरेडी रिलीफ का है। रिलीफ से इंपैक्ट नहीं होने वाले जो भी ड्रेनेज पैटर्न है वो डिस्कॉर्डेंट होते हैं। रिलीफ पैटर्न से या रिलीफ फीचर से इंपैक्ट होने वाले जो भी ड्रेनेज पैटर्न होंगे वो कॉनकॉर्डेंट होते हैं। डिस्कॉर्डेंट के अंदर आते हैं दो, सुपर इम्पोज्ड और एंटीसीडेंट। जो हमारे हिमालयंस जितने भी रिवर्स हैं वो सारे एंटीसीडेंट हैं, क्योंकि वो हिमालयस के इरप्ट होने से पहले ही थी, उनको फर्क नहीं पड़ता कि हिमालय इरप्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो पहले से ही फ्लो कर रही थी। इसके बाद जो कॉनकॉर्डेंट है उसके अंदर बहुत सारे हैं। कॉन्सिक्वेंट है जो हमारे पेनिसुलर प्लेटू, उसके बाद सब्सिक्वेंट है, रेसिक्वेंट है और ऑब्सिक्वेंट है। सबको मैं बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज के बारे में। डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज जो होता है वो दो तरह का होता है, एंटीसीडेंट एंड सुपर इम्पोज्ड। एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न उसको कहा जाता है दोस्तों जहां पर अपलिपमेंट हो रहा है या डाउनफॉल हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो रिवर वहीं पे कंटिन्यूअसली फ्लो करती रहती है। यानी कि वो रिवर या वो ड्रेनेज सिस्टम जो अपना जनरल स्लो फॉलो कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वहां पर कोई अपलिफ्टमेंट हो रहा है, कोई फोल्डिंग एक्टिविटी हो रही है, कोई फॉल्टिंग एक्टिविटी हो रही है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज पैटर्न वो होता है, वो ड्रेनेज पैटर्न जो एक ऐसी रॉक स्ट्रक्चर से निकल रहा है जहां पे कभी हार्ड रॉक है, जहां कहीं सॉफ्ट रॉक है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी वो हार्ड रॉक हो चाहे सॉफ्ट रॉक हो, वो अपना जनरल एलिवेशन या जनरल स्लोप जो है वो मेंटेन करता है। हाँ, कई बार क्या होता है सुपर इम्पोज्ड के अंदर जो स्लोप है वो वेरी कर जाता है। कई बार क्या होता है जब हार्ड रॉक पे जब जो है रिवर्स आती है तो स्लोप थोड़ा सा बढ़ जाता है, कभी सॉफ्ट रॉक पे आती है तो थोड़ा स्लोप थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन स्लोप डायरेक्शन जो है वो उतना ही रहेगा। यानी कि एक जो बोल रहा है कि भाई आसपास के सराउंडिंग एरिया में अगर अपलिफ्टमेंट हो रहा है या डाउनफॉल हो रहा है तब भी वो ड्रेनेज पैटर्न फ्लो हो रहा है अपनी दिशा में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। दूसरा कहते हैं कि भाई अंडरलाइंग रॉक जो है वो कैसी हो, वो सॉफ्ट हो हार्ड हो, उससे उसका कोर्स चेंज नहीं होता, वो वैसे ही फ्लो करता है, उसको हम सुपर इम्पोज्ड कहते हैं। उसके बाद आप यहां पे देखेंगे, उसके बाद जो डिस्कॉर्डेंट है वो बहुत सारे के हैं। तो पहला आता है कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम वो है जो रिलीफ को फ्लो कर रहा है, यानी कि रिलीफ कोई अपलिफ्टमेंट एक्टिविटी हुई, अपलिफ्टमेंट एक्टिविटी से जो है वो एक नेचुरल स्लोप बनाया नॉर्थ टू साउथ। अब उस नेचुरल स्लोप को फॉलो करने वाली जो भी रिवर्स बनेंगी वो कॉन्सिक्वेंट रिवर्स बनेंगी। इट कोर्सेस आर द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इनिशियल टोपोग्राफी, यानी कि इनिशियल टोपोग्राफी का जो स्लोप होगा उसी डायरेक्शन में रिवर फ्लो करेगी, तो उसको हम कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जो ड्रेनेज सिस्टम कॉन्सिक्वेंट के बाद डेवलप हुआ है वो होता है सब्सिक्वेंट। ठीक है, जो ड्रेनेज सिस्टम जो कॉन्सिक्वेंट के डायरेक्शन में ही है, देखो ये मेन स्ट्रीम है इसी के डायरेक्शन में है लेकिन इसको आके राइट एंगल पे मिल रहा है, तो ये हो गया रिसिक्वेंट। और जो ड्रेनेज सिस्टम कॉन्सिक्वेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता हुआ आ रहा है और उसको राइट एंगल में मिल रहा है तो उसको हम ऑब्सिक्वेंट कहते हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, ये है डिस्कॉर्डेंट,
ठीक है, ये है कॉनकॉर्डेंट ड्रेनेज सिस्टम। कॉनकॉर्डेंट मतलब जो नॉर्मल रिलीफ को जो फॉलो करते हैं, नॉर्मल रिलीफ फीचर जैसा है वो उसी दिशा में फ्लो करते हैं। डिस्कॉर्डेंट जो होता है जो नॉर्मल रिलीफ को फॉलो नहीं करते। तो डिस्कॉर्डेंट के अंदर आप देखोगे तो दो है, सुपर इंपोज्ड और एंटीसीडेंट। कॉनकॉर्डेंट के अंदर ये इतने सारे आप देख सकते हो। पहला है कॉन्सिक्वेंट, इनिशियल टोपोग्राफी के रिजल्ट से बनने वाले ड्रेनेज सिस्टम। इनिशियल टोपोग्राफी के बनने से मान लो कोई ड्रेनेज सिस्टम बना है जो नॉर्थ साउथ है, तो जो अगर नॉर्थ साउथ फ्लो करी तो फिर वो कॉन्सिक्वेंट हो गया। इनिशियल टोपोग्राफी से बनने वाले, तो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम जो होगी वो होगी जो इनिशियल टोपोग्राफी को फॉलो कर रही है एज अ रिजल्ट जो बन रही है। ठीक है, अब इसके बनने के बाद जो सेकेंडरी स्ट्रीम बनती है उसको हम सब्सिक्वेंट कहते हैं। ठीक है, रिसिक्वेंट और इसमें फर्क ये है कि भाई रिसिक्वेंट जो होगी वो मेन स्ट्रीम के साथ साथ चलती है, यानी कि उसकी पैरेलल चलती है और उसको मिलती है राइट एंगल पे। कौन सब्सिक्वेंट के साथ ये कंडीशन नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो उसके साथ साथ चले, लेकिन उसके बाद बनती है। ऑब्सिक्वेंट वो होगी जो मेन स्ट्रीम के अपोजिट में आ रही है लेकिन उसको राइट एंगल पे आके मिल रही है। देखो यहां पे मैं पेन से बताता हूं, ये जो है वो बिल्कुल इसके डायरेक्शन में है, इसके बिल्कुल डायरेक्शन में आप देख सकते हो। ये जो है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये तो देखो यहां से आ रही है और ये यहां से आ रही है, लेकिन ये इसको आके वापस से राइट एंगल पे मिल रही है। तो ये हो गया ऑब्सिक्वेंट, सेम डायरेक्शन में चलने वाली रिसिक्वेंट, और कॉन्सिक्वेंट के बाद बनने वाली जो है सेकंड स्ट्रीम जो होगी वो सब्सिक्वेंट होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द कोपेन क्लाइमेट, ऐसा कौन सा क्लाइमेटिक सिस्टम है जहां पर टेम्परेचर ऑफ द वार्मेस्ट मंथ, यानी कि गर्मी के टाइम पर भी टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे है? बताइए क्या होगा। ऐसा कौन सा कोपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है, बताइए। कमेंट कीजिए फटाफट से, फटाफट। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, इसका सही आंसर होगा BEF। ठीक है, कोपेन के अंदर दो तरह के हैं, एक तो है ET और एक है EF। EF को हम कहते हैं फ्रोजन क्लाइमेट और ET को हम कहते हैं टुंड्रा क्लाइमेट। ये मैंने पहले भी बता रखा है। पोलर क्लाइमेट जो है इसके अलग अलग क्लासिफिकेशन है, ABCDE। तो E वाला जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है वो पोलर क्लाइमेट के अंदर आता है, यानी कि जो भी पोलर एरियाज हैं उन पे होने वाला जो क्लाइमेट है वो पोलर क्लाइमेट होता है। अब इसके सब डिवीजन है EF और ET। ET मतलब पूरे साल तो जो है टेम्परेचर 0 डिग्री से कम रहेगा, लेकिन जब वार्मेस्ट मंथ आएंगे यानी कि मई जून जुलाई आएगा तो टेम्परेचर जो है वो 0 से ऊपर चला जाता है। तो ये हो गया ET क्लाइमेट। EF जो होगा पूरे साल जो है टेम्परेचर, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, टेम्परेचर 0 डिग्री से कम रहता है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पर मंथ्स दे रखे हैं, यहाँ ये जो लाइन है ये टेम्परेचर की है, यहाँ पे टेम्परेचर का दे रखा है OY एक्सिस पे। तो यहाँ पे 0 डिग्री से कम जो है वो पूरे साल है, चाहे जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, 0 डिग्री से कम जो है वो पूरे साल रहता है। उसको हम EF टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं, यानी कि पोलर फ्रोजन टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6, हु रोट द बुक ज्योग्राफी ऑफ पीस? 1944 के अंदर लिखी हुई किताब है, आपको बताना है ज्योग्राफी ऑफ पीस किसने लिखा है, बताइए। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है। कई बार क्वेश्चंस बुक से आते हैं, ज्योग्राफिकल थॉट से क्वेश्चंस कई बार आते हैं और इजी क्वेश्चंस होते हैं जो क्वेश्चन घूमते हैं। बताइए क्या होगा, ज्योग्राफी ऑफ पीस किसने लिखा है? बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, उसका सही आंसर होगा स्पाइक पेन। स्पाइक पेन वही है जिन्होंने रिमलैंड थ्योरी दी है, हार्टलैंड थ्योरी के कंपैरिजन में ही। यहां पे आप देखेंगे ज्योग्राफी ऑफ पीस, निकोल एंड जॉन स्पाइक पेन, इन्होंने 1944 के अंदर लिखी थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7, इन द कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल ऑफ बर्गिस विच जोन रिप्रेजेंट द टेरेस्ड हाउसिंग? बताइए, बर्गिस के मॉडल के अंदर कौन से जोन के अंदर टेरेस्ड हाउसिंग देखने को मिलती है? टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है, बताइए क्या होगा। यूनिट 5 पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, जिसके अंदर आपके अलग अलग मॉडल्स हैं, काफी सारे मॉडल्स हैं इस यूनिट के अंदर। बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी, ट्रांजिशन जोन। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे ये बर्गिस का मॉडल है और इन्होंने बेसिकली अर्बन लैंड एरिया को बताया है कि भाई अर्बन लैंड एरिया जो है वो सर्कल शेप में है, कॉन्सेंट्रिक जोन देखने को मिलते हैं, जिसमें बीच में CBD है, उसके बाद जोन ऑफ ट्रांजिशन है, लोअर इनकम ग्रुप है, मिडिल इनकम ग्रुप है और लास्ट में जो है कम्यूटिंग है। ये पूरी थ्योरी जो है दोस्तों वो हमने कॉम्प्रिहेंसिवली हमारे बैच के अंदर कवर की है। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना चाहते हैं, थ्योरी को जानना चाहते हैं और इसके कुछ एसेंशियल पॉइंट जानना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ट्रिकी भी आते हैं, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, अगर आप उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डेमो लेक्चर दे रखा है और फॉर्म भी दे रखा है। ठीक है, तो जो जोन 2 है, जो ट्रांजिशन जोन है, ये जो येलो कलर का है, यहां पर आपको टेरेस्ड हाउसिंग देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये बेसिकली CBD से अड़ा हुआ इलाका है, लैंड वैल्यू बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे हाउस देखने को मिलते हैं और इनकी रूफ जो होती है वो अटैच्ड होती है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8, ज़ेलेंस्की मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल इज इन सिंक्रोनाइजेशन विद? बताइए, ज़ेलेंस्की का जो मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल है जो माइग्रेशन मॉडल के अंदर आता है, वो किससे सिंक्रोनाइजेशन करता है? बताइए, टाइमर चल चुका है, बताइए क्या होगा। ज़ेलेंस्की का मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल, ये भी हमने हमारे बैच के अंदर डिस्कस कर लिया है और सबको समझ में आ भी गया है। ऑलराइट, समाप्त और इसका आंसर होगा दोस्तों डी, नन ऑफ दिस। ठीक है,
तो मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल जो है वो सिंक्रोनाइजेशन करता है, इज इन सिंक्रोनाइजेशन विद द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जिसको हमने अपने बैच में कवर किया है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी और माइग्रेशन मॉडल्स को उन्होंने जोड़ दिया है। वो बताते हैं कि भाई जैसे जैसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के अंदर अलग अलग फेजेस हैं, 1 2 3 4 फेजेस हैं और 5 फेजेस भी कहीं पर हैं, तो हर फेज के अंदर अलग अलग टाइप के माइग्रेशन हमें देखने को मिलते हैं। कभी जो है वो माइग्रेशन शॉर्टर डिस्टेंस पे है, कभी इंटरनेशनल माइग्रेशन है, कभी इंट्रा अर्बन माइग्रेशन है, कभी रूरल अर्बन माइग्रेशन है, कई माइग्रेशन मैसिव है, कई माइग्रेशन जो है वो स्मॉल है, स्लैकेंड है, ठीक है। तो वो इसके अंदर बताया गया है। तो वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को जो 4 फेजेस हैं उसी को ही वो माइग्रेशन फेजेस के अंदर सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं। ये मॉडल भी हमने हमारे बैच के अंदर कवर किया, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा किसके सिंक्रोनाइजेशन के अंदर है, तो इसका आंसर होगा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल की जो है उसके सिंक्रोनाइजेशन के अंदर है। इनमें से किसी के भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट सेकंड क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग जोन ऑफ मल्टी न्यूक्लियर थ्योरी रिप्रेजेंट्स द आउटलाइन सीबीडी। बताइए इनमें से कौन सा जोन ऑफ मल्टी न्यूक्लियर मॉडल के अंदर जो है वो आउटलाइन सीबीडी को बताता है। कई बार क्वेश्चन सीधा नंबर से भी आपसे पूछा जा सकता है। 9 ऐसे जोन है मल्टी न्यूक्लियर मॉडल के अंदर, और बताइए क्या होगा, कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समझा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी, जोन 7। तो मल्टी न्यूक्लियर थ्योरी जो है वो हैरिस एंड अल्मैन ने दी है, और वो बेसिकली वेस्ट सेक्टोरल मॉडल और हमारे जो कॉन्सेंट्रिक मॉडल है बर्गिस का, उसका एक इंप्रूव्ड वर्जन है। वो कहते हैं कि भाई किसी अर्बन एरिया के अंदर जरूरी नहीं कि भाई एक ही सीबीडी हो, और अ पीरियड ऑफ टाइम वहां पे मल्टी सीबीडी अर्बन एरिया भी हो सकते हैं। तो उसके अंदर उन्होंने अलग अलग अपने जोन्स बताए हैं। तो आप देख सकते हैं यहां से लेकर 1 से लेकर 9 तक है। तो 7th नंबर पर जो है वो है हमारा आउटलाइन सीबीडी, यानी कि ये जो सीबीडी है इसी का ही एक जो है वो कॉम्पिटिटर यहां पे बन जाता है 7th नंबर पे। अभी थ्योरी कैसी है, क्या है, ये सब हमने हमारे बैच में डिस्कस किया है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है। हु कॉइन्ड द टर्म जियोपॉलिटिक्स, आपको बताना है जियोपॉलिटिक्स किसने ये टर्म कॉइन किया है। क्वेश्चन है ये हम आपके ज्योग्राफिकल थॉट से। हु कॉइन्ड द टर्म जियोपॉलिटिक्स, बताइए। ज्योग्राफिकल थॉट से दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, एज इट इज क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो यहां तो आपको आना ही चाहिए और ये आपको याद होना चाहिए कि भी कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। बताइए, हु कॉइन्ड द टर्म जियोपॉलिटिक्स। ऑलराइट, समाप्त। इसका सही आंसर होगा बी, स्पाइकमैन, ठीक है। स्पाइकमैन, सॉरी, इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ दिस। स्पाइकमैन नहीं, स्पाइकमैन तो हमने कर लिया, इसका आंसर नन ऑफ दिस होगा। इसका आंसर जो है वो रुडोल्फ जेलन है। जियोपॉलिटिक्स क्या होता है, जब ज्योग्राफिकल फैक्टर्स से किसी दो नेशन के अंदर उसके पॉलिटिकल जो रिलेशन है वो इंपैक्ट करते हैं। जैसे इंडिया चाइना के अंदर एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल फैक्टर जो है वो हमारा हिमालयन रीजन है। तो हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स ऑफ पैंगोंग लेक, जियोपॉलिटिक्स ऑफ डोकलाम एरिया, जियोपॉलिटिक्स ऑफ अक्साई चीन, ये हम बात करते हैं। तो जब दो नेशन के बीच में उनके फॉरेन रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पर निर्भर करते हैं, तो उसको हम जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। रुडोल्फ जेलन ने इसको कॉइन किया था, स्वीडिश ज्योग्राफर हैं ये, और ये स्टूडेंट थे फ्रेडरिश रेटजेल के। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो रुडोल्फ जेलन इज द राइट आंसर। कई बार आपको ऑप्शन ये भी मिल जाएगा, मैंने नन ऑफ दिस करके दिया था। तो ये दोस्तों हमने कर लिया 10 एमसीक्यूज, और हर रोज हम 10 एमसीक्यूज करेंगे, और इससे आपका कम समय के अंदर ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। 1-1 घंटा आप नहीं बैठें। अभी यही है कि भाई आपने सेल्फ स्टडी भी करें, लेकिन रोज आके मेरे 10 एमसीक्यू जरूर देखें, साथ में आपको पेपर वन भी मिलने वाला है। तो ये हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि भाई विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, देखते हैं किन किन लोगों को याद है। नए जो है वो आप इसको जरूर अटेम्प्ट करें। आंसर आप सब लोग देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, लाइव चैट के अंदर कोई जवाब नहीं देगा, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना जवाब देंगे। और क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इन द अंडमान एंड अंडमान आइलैंड्स, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा होगा। ऑलराइट, सो गाइस इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी शुभेंदु नेट ज्योग्राफी के अंदर। ये आपके बेसिकली क्वेश्चन बैंक बन रहा है, इसको आप जरूर देखें, पीडीएफ में दे रहा हूं। ये क्वेश्चन आपके पास सेव रहेंगे और एग्जाम से पहले आप इसको जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, जैसे आज हमने रिडल्स किए, वो भी आप देख सकते हैं। रिडल्स के डिस्कशन होते हैं और जो भी सही आंसर देते हैं उनका मैं नाम भी अनाउंस करता हूं। और मैं चाहूंगा कि आप अपने रिक्वेस्टेड क्वेश्चन भी मुझे दें। इस टेलीग्राम चैनल के अंदर आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन हम जरूर डिस्कस कीजिए, तो वो हम जरूर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल ज्वाइन कर लीजिए, पेपर 1 और पेपर 2 के पीडीएफ जो है सब आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वन। और एक बात जो मैं बताना भूल गया, हमारे यूजीसी नेट ज्योग्राफी का चल रहा है बैच, जो 5 अगस्त से शुरू हो चुका है। मोर देन हमने 10 क्लासेस कर लिए, 3 मॉक टेस्ट हमने कर लिए हैं। रिजल्ट थोड़ा ठीक ठाक आ रहा है, लोग बाग इंप्रूव भी कर रहे हैं। इसका डेमो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, गूगल फॉर्म दे रखा है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये हम कर रहे हैं दिसंबर 2020 के अटेम्प्ट के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो रही है। और सब लोगों को मैं एक नॉविस से एक्सपर्ट बना रहा हूं, और इस पर आप कॉल कर सकते हैं, गूगल फॉर्म कर सकते हैं। पेमेंट फैसिलिटी मैंने आप ही के लिए रखी है, स्टूडेंट सेंट्रिक है, कोई लाइव सेशन आपको ज्वाइन नहीं करना है। क्लासेस कितने बार भी देखिए, रोज आपको क्लास लिंक मिलेगा, गूगल ड्राइव पे क्लासेस चलेंगी, कितने बार भी देखिए। साथ में आपको पीडीएफ भी मिल रहा है जो आपके साथ
साथ जिंदगी भर रहेगा। और आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहा है, जो हम मॉक टेस्ट यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज और एक बार फुल कोर्स का भी करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ये इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, या इस नंबर पे आप मुझे कॉल करेंगे, और या आप गूगल फॉर्म भी भर सकते हैं। और डेमो लेक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, पेमेंट फैसिलिटी के अंदर मैंने इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी रखी है। तो सारी चीजें मैंने स्टूडेंट सेंट्रिक रखी है दोस्तों। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल कर लीजिए, काफी सारे लोगों ने कर लिया है, वो लाभ उठा रहे हैं। जितने भी थ्योरीज मैंने यहाँ पे डिस्कस की है वो सब हम वहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवली कर रहे हैं। यूट्यूब पे सिर्फ हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, जो इंपॉर्टेंट हो गया हमारे यूजीसी नेट ज्योग्राफी के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है गूगल फॉर्म और डेमो लेक्चर का लिंक भी दे रखा है, आप जरूर देखें। ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, एक बार डेमो लेक्चर जरूर देखें, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें फॉर ऑल द अपडेट्स एंड पीडीएफ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वन।